नमस्कार। जज्बात के भवसागर में मैं शन्नु श्रीवास्तव आज एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले पिछले शुक्रवार को जब मैं आप सबके सामने आई थी, लाइव थी अपनी कहानी के साथ, तो थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए आज मैं अपने अब तक अगर मेरे साथ कोई दर्शक जुड़े हैं तो उनसे ये जानना चाहूँगी कि आज तो आवाज़ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कहानी और, जज्बात के भवसागर की ये जो कहानियों की कड़ी की शुरुआत हुई है, उसमें आज मैं अपनी दूसरी कहानी घी चुपड़ी रोटी लेकर आपके समक्ष आई हूँ। कहानी तो मैं सुनाऊंगी ही, चूँकि ये कहानियों का ही सिलसिला चल रहा है एक कहानी और में, और घी चुपड़ी रोटी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आज कहानियों के बारे में ही थोड़ा बात करना चाहती हूँ। हमारा और आप सबका कहानियों से बहुत पुराना नाता है। हमारा तो बचपन कहानी सुन सुन करके ही बीता है। कहानियों के बिना नींद नहीं आती थी। माँ से, नानी से, दादी से हम सब ने कहानियाँ सुनी हैं और हम उन्हीं कहानियों में जीते थे। रात में कहानी सुनते थे और दिन भर उस कहानी को एक साकार रूप में देखते थे, चाहे वो राजा रानी का महल हो या किसी भूत प्रेत की कहानी हो या जंगलों में डरावना शेर हो, उसकी दहाड़ हो, जो कुछ भी हो, हमें वो एक साकार रूप में दिखाई देने लगता था और हम उसी के आधार पे अपना पूरा दिन व्यतीत करते थे। हमारी कल्पनाएं एक उड़ान भरा करती थी उन कहानियों के माध्यम से। हमारा नाता बचपन से लेकर आज तक कहानियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ और आप सबने भी देखा होगा या महसूस करते होंगे, ये जो नया जनरेशन है, इनका नाता कहानियों से ख़त्म सा हो रहा है। कहानियाँ इन्हें पसंद भी नहीं आती हैं और इनके पास सुनने का समय भी नहीं होता है। और उसके बाद जो अकेलापन है, मीन्स एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हमारे पास नाना नानी, बाबा दादी का अभाव है, जिसकी वजह से बच्चे कहानी नहीं सुन पा रहे हैं। तो कहानी एक सिर्फ मनोरंजन नहीं है। हमें लगता है कि कहानी सुनना या कहानी पढ़ना एक टाइम पास या एक मनोरंजन का साधन, तो ऐसा नहीं है। कहानियाँ अपने आप में बहुत कुछ लेकर आती हैं। जब हम कहानी पढ़ते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं कोई कहानी पढ़ती हूँ, कई बार होता है टेंशन है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है या कोई ऐसा सवाल हमारे सामने है जो जिसका हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। उस वक्त मैं अपना मन ठीक करने के लिए, अपना मूड ठीक करने के लिए किताब लेकर बैठ जाती हूँ। और मेरे साथ मैं यकीनन बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात सच कह रही हूँ कि जब भी मैंने कोई कहानी पढ़नी शुरू की है और मैं कहानी पढ़ती हूँ, तो हर बार मेरी उस समस्या का समाधान और मेरे उस सवाल का उत्तर मुझे कहानी में मिल जाता है। पता नहीं कैसे, शायद वो नज़रिया उस वक्त कुछ ऐसा होता है ना कि हमें जिस चीज़ की तलाश होती है, हमारी निगाह उसी पर टिकती है। तो वो कहानी या वो चैप्टर कुछ भी ऐसा है जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमें उस पर हमारा निगाह हमारी नहीं जाती है, नहीं टिकती है। लेकिन जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि अरे हमें इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा या इस उलझन से मैं कैसे बाहर निकलूं, तो ऐसे टाइम में अचानक किताब पढ़ते पढ़ते, कोई कहानी पढ़ते पढ़ते हमें सलूशन उसमें मिल जाता है। आज का समय जो है, ये मोबाइल में कहानियाँ पढ़ने का, लैपटॉप में कहानियाँ पढ़ने का, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो हम इसमें ही पढ़ते रहते हैं। लोग कहते हैं क्यों किताब खरीदना, क्यों किताब से पढ़ना। लेकिन किताब में और ये जो हम इंटरनेट पे या मोबाइल में इस तरह से जो चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहती हूँ, दोनों में एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब हम
अगर हम मान लो गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या हमारे पास बहुत सारे ऐप हैं जिसमें हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सर्च करेंगे और तुरंत उसी जगह पे पहुंचते हैं जो हमें पढ़ना है, और उतनी चीज़ पढ़ ली और हमने उसको क्लोज कर दिया। किताब की दुनिया इससे अलग है। जब हमारे पास एक किताब होती है तो हमें जो कुछ भी पढ़ना है उसको ढूंढने के लिए जब हम पेज पलटना शुरू करते हैं तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने आ जाती हैं, और हमें पढ़ना कुछ और है, हम पढ़ कुछ और भी लेते हैं साथ में। तो एक चीज़ पढ़ने के बजाय हम दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं। हमें जो पढ़ना था वो तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो उसको पढ़ने के लिए हमने किताब खोली है, और उसके बजाय हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जिससे हमें फ़ायदा हुआ। इसी तरह से मैं कहती हूँ हमेशा बच्चे किसी भी क्वेश्चन का जवाब आज तुरंत गूगल में सर्च करते हैं। इस चीज़ के लिए भी मैं हमेशा बच्चों को रोकती हूँ कि आप बजाय गूगल में उसी चीज़ को सर्च करो जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। अगर तुम किसी प्रश्न का जवाब पूछने हमारे पास आओगे तो हम आपका उसका जवाब तो देंगे ही देंगे, साथ में कुछ ऐसे उदाहरण और ऐसी बातें भी आपको बता देंगे जो आपके लाइफ में काम आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों से हम जितना दूर रह के, जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, किताबें थी और सारी चीज़ें थी, हम उनके माध्यम से अगर जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मैं ये कहना चाह रही थी कि किताबें पढ़ने का जो एक सिलसिला रुक रहा है, थम रहा है, इसको शुरू करना चाहिए। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हर घर में एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन ज़रूर आए, दो ना सही पर एक तो आपको हर महीने मंगानी चाहिए। अब तो घरों में न्यूज़पेपर भी बहुत कम हो गए, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर भी मंगाना बंद कर दिया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत करिए। न्यूज़पेपर तो आना ही आना चाहिए, साथ में एक मैगज़ीन घर में ज़रूर मंगाइए, उसको पढ़िए, जो भी है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको पसंद है उसको मंगाइए, पढ़िए, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको घी चुपड़ी रोटी सुनाऊंगी, जो कि मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। कहानी यह भी थोड़ी संवेदनशील सी है, और पर हाँ उतनी नहीं है जितनी पिछली माँ की डायरी थी। मैं खुद भी पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है। घी चुपड़ी रोटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हमारे समाज में आज भी बेटा बेटी में एक थोड़ा सा भेद रखा गया है। हालांकि अब ये काफ़ी कंट्रोल हो गया है, बहुत कम हो गया है। लोग बेटा बेटी को एक समान समझने लगे हैं, एक समान मानते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये जो शुरुआत हुई है अभी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ी है। बहुत कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो बेटा और बेटी में अभी भी असमानता रखता है। बेटियों का कुछ दिल भी ऐसा होता है जो इस असमानता को बड़े सरलता से स्वीकार कर लेती हैं, अपना दर्द, अपना दुख अंदर अंदर ही रखती हैं, और एक उम्मीद रखती हैं कि कभी तो कोई हमें समझने वाला मिलेगा। यहाँ नहीं समझ रहा है तो शायद ससुराल में कोई समझेगा, पिता समझ रहे हैं तो भाई समझेगा, भाई नहीं समझ रहा है तो पति समझेगा, पति नहीं समझ रहा है तो शायद ससुर जी समझ लें। तो सभी से एक उम्मीद रहती है कि हमारी बातों को शायद कोई समझ पाएगा, हमारी भावनाओं को समझ पाएगा। तो घी चुपड़ी रोटी कुछ एक ऐसी ही टॉपिक पर लेकर मैंने कहानी लिखी है, जिसमें एक लड़की अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को बचपन से किस तरह से दबाती आई है। इच्छा बहुत छोटी सी है उसकी, जो अभी मैं कहानी पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा, और आगे तक वो उम्मीद रखती रही है कि अब आज नहीं तो शायद कल, आज नहीं तो कल मैं अपनी शिक्षा को पूरी कर पाऊंगी। उसकी इच्छा पूरी होती है, नहीं होती है, कब होती है, कैसे होती है, ये घी चुपड़ी रोटी में ही मैंने लिखा है। और अब मैं उस कहानी को शुरू करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ। घी चुपड़ी रोटी। सविता की माँ एक एक कर सबकी थाली परोस रही थी। माँ थाली लगाती जा रही थी और सविता थाली लेकर एक एक के पास रखती जा रही थी। माँ ने सबसे पहले बापू की थाली लगाई और उसके बाद
मुन्ने की। सविता ने कनखी से देखा कि कटोरी का सारा घी काच कर माँ ने मुन्ने की रोटी में लगा दिया। यानी माँ आज भी मेरी रोटी में घी नहीं लगाएगी। माँ जब कटोरी का घी काच रही थी मुन्ने की रोटी में लगाने के लिए, तो सविता के मन में आया कि माँ से कह दे, माँ थोड़ा सा घी मेरे लिए भी बचा लो, पर संकोच वश कह न सकी। माँ क्या सोचेगी, छोटे भाई के खाने पे नजर डालती है। पहले भी कई बार सविता ने अपने मन की बात माँ से कहने की कोशिश की थी कि थोड़ा सा घी उसकी रोटी में भी लगा दिया करे, पर बात हमेशा उसकी जबान पर आने से पहले ही रुक जाती थी। घर में कितना सा घी है, यह बात सविता से कोई छुपी भी नहीं थी, और उस थोड़े से घी में वह भी हिस्सा मांगे, यह बात तो किसी बहन और बेटी को शोभा ही नहीं देता है। मुन्ना खाए या मैं खाऊं, एक ही बात है। वैसे भी घी कोई रोज रोज तो होता नहीं है हमारे घर में। जब एक हफ्ते तक मलाई इकट्ठी होती है तो उसको जलाकर माँ घी बनाती है, और इस चक्कर में घर में कभी घी होता है और कभी नहीं होता है। बापू दिन भर खेतों में काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें घी की ज़रूरत है, उन्हें ताकत की ज़रूरत है। मुन्ना भी बड़ा होकर के मेहनत का काम करेगा, उसे भी घी खाने की ज़रूरत है। मेरा क्या है, मुझे क्या करना है घी खाकर ताकत बनाने की। मन में यही सब सोचते सोचते सविता माँ के साथ घर का काम निपटाने लगी और उसके बाद पढ़ने बैठ गई। पर आज उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। बार बार एक सवाल उसके मन में उठ रहा था कि अगर मैं अपने ही घर में अपने मन का खाना नहीं खा पाऊंगी और अपनी माँ से अपने मन की बात नहीं कह पाऊंगी, तो फिर कहाँ खा पाऊंगी और किससे कह पाऊंगी। अचानक उसके मुरझाए चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान खिल उठी। कारण यह था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब घर पर उसका ही अधिकार होगा, और तब वही खाना बनाएगी भी और परोसेगी भी। तब तो फिर वो अपने रोटी पे ढेर सारा घी लगाएगी, और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान भी रखेगी कि घी चाहे कम हो या ज़्यादा, वह अपने बेटे और बेटी दोनों को ही रोटी में बराबर बराबर घी लगाएगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी कि बेटे की रोटी में घी लगा दे और बेटी के न लगाए। मन तो बेटियों का भी करता है ना घी छुपड़ी रोटी खाने का। माँ बेटा बेटी में भेद करती है तो बहुत दुख होता है बेटियों को। दिन बीतते भला कहाँ पता चलता है। वह दिन भी आ गया जब सविता के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई। अब उसकी रोटी में भी घी जरूर लगेगा, इस बात का अंदाजा उसे बापू की बात चोरी चोरी सुनकर हो गया था। बापू का चेहरा खुशी से दमकता रहता था जब वह सविता के ससुराल वालों की संपन्नता का बखान सविता की माँ से किया करते थे। जानबूझकर बापू थोड़ी ऊंची आवाज में बोला करते थे कि बाहर दरवाजे से कान सटाए खड़ी सविता को उनकी बातें ठीक से सुनाई दे दें। माँ बापू से बिछड़ने के दुख में जब भी सविता रोने को होती तो अचानक से उसके सामने थाली में घी चुपड़ी रोटी की तस्वीर उभरती और उसके आंसू थम जाते। और फिर आज ससुराल में वह दिन भी आ गया जब पूरा चूल्हा चौका सविता को सौंप दिया गया। आज सविता एक एक कर सबकी थाली परोस रही थी और कटोरी में रखे घी में से चम्मच भर भर कर सबकी रोटी पर लगाए जा रही थी, और मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि चाहे कितना कितना भी घी लगा दूंगी सबकी रोटी में, मेरे लिए भी भरपूर घी बचा रहेगा। पर यह क्या हुआ, साथ खड़ी नंद ने उसको टोक दिया। जबकि सविता नंद को देखकर सोच रही थी कि काश यह थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती तो मैं अपनी रोटी में थोड़ा ज़्यादा घी लगाकर उसे मोड़ कर रख लेती। कोई खोलकर थोड़ी मेरी रोटी देखने जाएगा कि मैं कितनी घी लगाकर खा रही हूँ। पर उसकी कल्पनाओं को ननद के टोक ने
विराम दे दिया। ननद ने कहा, यह क्या कर रही है भाभी, इतना इतना घी, कोई नहीं खाता यहाँ पर इतना घी। आप किसी की रोटी पर मत लगाइए, अगर किसी को लगानी होगी तो खाते समय वह खुद ही लगा लेगा। ननद तो यह कहकर परोसी हुई थालियां लेकर चली गई, पर सविता का मन अब उदास हो गया। वह घी की भरी हुई कटोरी को कातर नजर से देखने लगी। अब किस हिम्मत से वो अपनी रोटी में घी लगा ले भला, क्या सोचेगी उसकी नंद। नंद से कह दूं क्या कि मैं नहीं खा सकती कोरी रोटी, और एक चम्मच लगा ही लूं अपनी रोटी में। ऐसा सोचकर उसने कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अगले ही पल हाथ खींच लिया कि कहीं मायके की सच्चाई इन्हें पता चल गई तो फिर तो बहुत मजाक बन जाएगा मेरा। और उसके बाद फिर चुपचाप उसने कोरी रोटी ही थाली में डाली और घी के भरे कटोरे को कातर नजर से देखते हुए अपनी थाली लेकर किचन से बाहर आ गई। आज फिर एक बार उसने अपने मन को दोबारा से तसल्ली दी। जब कुछ दिनों बाद मैं अपने पति श्याम के साथ नौकरी पर रहने जाऊंगी तब वहां कौन देखेगा मुझे। अकेले में फिर मैं रोज घी में रोटी डुबो डुबो कर खाऊंगी। वहां न किसी का डर रहेगा और न ही कोई संकोच। आज सविता एक बार फिर से बहुत खुश थी। पति श्याम के साथ उसकी अपनी गृहस्थी का आज पहला दिन था। उसका पति श्याम सुबह बोलकर गया था कि सामानों की लिस्ट बनाकर रखना, शाम को बाजार चलकर महीने का राशन लेकर आएंगे। सारा दिन सोच सोच कर सविता ने अनाज और मसालों के नाम लिखे। लिस्ट बनाते समय उसके कलम से सबसे पहले ही घी 1 किलो लिख गया, पर फिर कुछ सोचकर उसने वह पन्ना फाड़ दिया। क्या सोचेंगे श्याम भला, पहले आटा, चावल, दाल लिखा जाता है कि घी लिखा जाता है। अगले पन्ने पर 8-10 सामानों के नाम लिखने के बाद लिखावट को खास तरीके से सजाकर उसने लिखा शुद्ध घी 1 किलो। लिस्ट देखकर श्याम ने गला खखारते हुए कहा, सविता, इस महीने कुछ जरूरी सामान हो वही खरीदो। शादी में मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं, फिर तुमको लाने ले जाने में भी बहुत पैसा लग गया है। यहाँ घर में सामान फर्नीचर डाला, उसमें पैसे खर्च हो गए हैं, और मकान मालिक को भी 2 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ा है। शादी में छुट्टियाँ ली जिसके कारण सीएल भी ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह भी कुछ कट कर मिलेगी। अगले महीने जो चाहना ले लेना, पर इस बार थोड़ा किफ़ायत से चलना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट में से छटनी शुरू हुई और अन्य बहुत से सामानों के साथ घी का डब्बा घटकर छोटा होकर केवल 1 पाव का रह गया, वो भी इस हिदायत के साथ कि लेकर रख लो, कहीं अचानक कोई मेहमान आ जाए तो नाक न कट जाए। अगर शाम को जरा भी इस बात का एहसास होता कि उसकी नवब्याहता उसके साथ 7 फेरे लेकर अपने वर्षों की तमन्ना पूरी होने के सपने के साथ लिस्ट में 1 किलो घी लिख कर रखी थी, तब भी क्या वह ऐसा करता। आगे भी हर महीने लिस्ट बनती रही, पर महंगाई और तनख्वाह का तालमेल कभी इतना अच्छा न बन पाया कि सविता घी तैरते दाल की कटोरी में घी चुपड़ी रोटी डालकर जी भर खा सके। दिन, महीने और साल बीतते गए। अल्हड़ सविता परिपक्व होती गई और अब वह सुहानी और रमेश की माँ के नाम से जानी जाने लगी। जो घी स्वयं खाने के लिए सविता अपने बजट में कभी गुंजाइश न बना पाई, बच्चों के होते ही न जाने कैसे उनके लिए गुंजाइशें बनने लगी। पता नहीं हर माँ जिस चीज़ के लिए अपने लिए 10 रुपए भी नहीं खर्च कर पाती है, उसी चीज़ के लिए अपने बच्चों के लिए 100 रुपए न जाने कहाँ से निकाल लेती है। अब सविता घी खरीदती तो थी, पर जब खाने की सोचती तो सामने बच्चों का चेहरा आ जाता और सोचती, अब मुझे क्या करना है घी खाकर, बच्चों के लिए हलवा बना दूंगी, उनके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। समय चलता गया, बच्चे बड़े होते गए, शाम की आमदनी तो बढ़ी,
पर साथ ही साथ बच्चों के बड़े होने के साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ते रहे। बच्चों की शादियां हो गई और अब सविता अपनी गृहस्थी से बेटे की गृहस्थी में आ गई। बेटे रमेश ने माता पिता की पसंद और ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखा। हालात भी उनके काफ़ी सुधर गए थे। पर रमेश तो हमेशा यही जानता था कि माँ को घी पसंद ही नहीं है, क्योंकि बचपन से उसने हमेशा माँ की थाली में कोरी रोटी ही देखी थी। और जब उसने कोरी रोटी खाने का कारण पूछा था माँ से, तो माँ ने हमेशा यही कहा था, बेटा मुझे तो घी पसंद ही नहीं है। बेटे ने माँ की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए अपनी बहू को भी बता दिया कि माँ की रोटी में कभी घी न लगाना माँ को पसंद नहीं है। बहू ने सास का पसंद नापसंद का ख्याल रखा और कभी भी रोटी में घी लगाकर नहीं दिया। जिस लड़की ने अपनी इच्छा बाप के घर में और पति के साम्राज्य में व्यक्त नहीं की थी, वह बेटे की गृहस्थी में व्यक्त कर पाए, इसका तो सवाल ही नहीं उठता था। और सविता सादी रोटी ही खाती रही। नाती पोतों को गोदी में खिलाकर एक भरा पूरा परिवार छोड़कर आज सविता चिर निद्रा में सो चुकी थी। पास पड़ोस और सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे। सभी की आंखें नम थीं। अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पंडित जी के बताए अनुसार सविता के अंतिम संस्कार के लिए सारा सामान खरीद कर आ चुका था। उन सारे सामानों के बीच घी का एक बड़ा सा कनस्तर भी सविता के शव के पास रखा हुआ था। आज वह घी का कनस्तर सिर्फ और सिर्फ सविता के लिए था। धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको हमारी कहानी घी चुपड़ी रोटी पसंद आई होगी। विषय तो बहुत छोटा था। घी, जिनके घरों में भरपूर घी है, जो खाते हैं, उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है, पर कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पर घी खाना एक गर्व का विषय माना जाता है। और उन घरों में घी खासकर मेहमानों के लिए रखा जाता है। और घर में भी अगर खाना है तो घर के पुरुष वर्ग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे घर की बेटियां, ऐसे घर की लड़कियां, उनके लिए घी खाना एक सपना है। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए किस तरह से सविता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतज़ार करती रही, उसका यह सपना जब पूरा हुआ, पूरा एक कनस्तर घी उसके लिए रखा था, लेकिन वो फिर सविता के किसी काम का नहीं था। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स हमें बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी तीसरी कहानी लेकर अगले शुक्रवार को मैं फिर 5 बजे आप सबसे मिलूँगी। और कुछ लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगी जो लोगों ने बताए हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो हमारी प्यारी स्मिता जी ही हैं। हार्दिक स्वागत किया इन्होंने मेरा, और आपका मैं धन्यवाद ही तो कह सकती हूँ, और दूर से और क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुंजन जी ने सबसे पहले तो ये बताया आवाज़ कम है, लेकिन उम्मीद है बाद में सही हो गया होगा। प्रशांत फवीम जी हैं, अनुजा श्रीवास्तव जी हैं। आवाज़ कम आ रही इन्होंने भी कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाद में आवाज़ सही होगी। एकता उपाध्याय जी हैं। भावना गौड़ जी, बहुत बढ़िया शर्मो दीदी। मनीष जी ने कहा सही बात है। दीपा पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा श्रीवास्तव जी ने कहा घी चुपड़ी रोटी, नाम से ही पुराने दिन याद आ गए। सही बात है। गरम गरम रोटी माँ जब तवे से उतार के उसमें घी लगा कर देती हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। याद ही आ जाएगा जिन लोगों ने खाया है उनको। अंजना जी ने भी वही कहा, आवाज़ कम आ रही है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। गुंजन श्रीवास्तव, अनुजा श्रीवास्तव, इत्मीनान को झकझोरने वाली कहानी है। अच्छा, अंतरात्मा लिखा होगा शायद आपने।
अच्छा, अंतर मन को झकझोरने वाली कहानी है। थैंक यू आपका, बहुत बहुत आपको पसंद आई। नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रचना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, बहुत खूब कहा है आपने। नीरजा जी को कहानी मार्मिक लगी, बहुत धन्यवाद नीरजा जी, कहानी आपको अच्छी लगी। गुंजन जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई और सीख भी मिली। अ, बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई सीख मिली। सीख तो मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छी यही मिली होगी कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। बात खी की स्मिता जी ने लिखा है, बात खी की नहीं बल्कि स्त्री मन को दर्शाती आपकी कहानी हृदय स्पर्शी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपको कहानी अच्छी लगी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अनुजा जी ने लिखा है, ये कहानी सुनकर कुछ भी नहीं लिख पा रही हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए, कहानी आप अपनी राय बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। मैं भी स्पीकर पर सुन रही हूँ। अच्छा, रचना जी ने लिखा है, मैं भी स्पीकर पर सुन रही हूँ। अनुजा जी ने मर्म स्पर्शी कहा है। अनीता कंसील जी जुड़ी है हमारे साथ, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मैं इस बात का अगली बार बहुत ध्यान रखूँगी, जबकि मैंने इस बार कोशिश मतलब कॉन्शियस थी इस चीज़ को लेकर, शुरू में मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा था, लेकिन अगली बार मैं फिर से ध्यान रखूँगी कि कहाँ आवाज़ मेरी अच्छी तरह सबको सुनाई दे। आरती जी हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर रचना, एक बहू के अंतर्मन को दर्शाती हुई मार्मिक कहानी। सुनीता श्रीवास्तव जी ने लिखा है, शायद इस कहानी को सुनकर बेटी के बीच भेद करने वाले लोगों को कुछ सीख मिल जाए और वह लोग परिवार के आत्मबल के साथ भेदभाव करना भूल जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। बेटा बेटी में भेद ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत घरों में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा है या बेटी है, दोनों को एक समान एजुकेशन मिल रहा है, एक समान खान पान अटेंशन सब कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग एक है ऐसा, जहाँ पे इन दोनों में बहुत भेद है। इवन अभी भी जन्म से पहले भी यह निश्चित कर लेना कि ये बेटा ही है, चोरी छुपे लोग अभी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और बेटी को जन्म देने से कतराते हैं, बेटे का ही जन्म उनके लिए सुखद लगता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और अगर घर में बेटा बेटी दोनों हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में से किसी की भी भावना आहत ना हो। ऐसा ना हो कि बेटी को खुश करने के चक्कर में बेटे की ही भावना को आहत करने लग जाए, ये भी गलत है। दोनों को समान नज़र से देखना, दोनों की समान परवरिश, दोनों की समान शिक्षा दीक्षा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बनेगा और उसका अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। अंजना जी ने भी लिखा है, अति मर्म स्पर्शी कहानी। अनीता कंसिल जी ने लिखा है, वेरी नाइस स्टोरी बट कांट हियर प्रॉपरली। इसका मतलब आवाज़ की प्रॉब्लम कंटिन्यू रह गई है, और ऐसा कैसे हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, अगली बार मुझे वादा करती हूँ आप लोगों से कि अगले शुक्रवार को जब मैं अपनी कहानी के साथ आऊँगी तो ये वॉइस प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म रहेगी। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है, नाइस वन, ग्रेट, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। सारिका जी ने लिखा है, बहुत सुंदर कहानी है, स्त्री मन को अब बदलना होगा, उन्हें अपना भी सोचना होगा। जी, बिल्कुल सही बात कही है सारिका जी आपने, क्योंकि शुरू से हमारे समाज में स्त्रियों के को बचपन से जब वो एक लड़की होती हैं तभी से उनके दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि तुम्हें, तुम्हारा जो दायरा है घर है, तुम्हें अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। उनका हर चीज़ डिसाइड परिवार के सदस्य पिता और भाई करते आए हैं। कितना पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कब शादी हो जानी है, ससुराल में कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, एक एक चीज़ का निर्धारण परिवार के सदस्य और समाज करता आया है। शादी के बाद जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा होता है, तो वो शादी के बाद भी, ससुराल आने के बाद भी अधिकांश औरतों के बारे में अभी ये जब बात हो रही है तो मुझे स्मिता जी की ही एक कहानी याद आ रही है, और मैं अगले एपिसोड में उस कहानी को ज़रूर पढ़ूंगी। ये कहानी उन्होंने, उनकी ही कहानी, स्मिता जी जो हमारे जज्बात के भवसागर की संस्थापिका जी हैं, उनकी कहानी है कि स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके मन में ये चीज़ बैठी ही नहीं होती, दिमाग में होता ही नहीं कि हमें भी कुछ करना है।
क्योंकि बचपन से घुट्टी पिलाई इसी बात की गई है कि क्या, बस घर ही तो संभालना है, पढ़ लिख के भी क्या करना है, घर ही तो संभालना है। तो पढ़ लिख करके तो जागरूकता आ गई है, मानती हूँ कि अभी बहुत पढ़ाई को लेकर के जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी औरतों को, स्त्रियों को, महिलाएं कुछ कर सकती हैं अपने लिए, अपने नाम के लिए। ये इस चीज़ का अवेयरनेस, इस चीज़ की जागरूकता फैमिली मेंबर्स की तो छोड़ दीजिए, स्वयं औरतों में, स्त्रियों में भी अभी नहीं आई है। वो भी अपना दायरा बनाने, खाने, घर की सफाई तक ही रख ली है, खुद अपनी खुशी के लिए। हम अपनी खुशियों को, हम अपने इच्छाओं को, हम अपने हर कुछ भी करने की जो हमारी इच्छा होती है, हम अपने बच्चों के नाम पे, अपने पति के नाम पे कुर्बान कर देते हैं। अरे हम ऐसा करेंगे, हम घर से बाहर चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पति आएंगे ऑफिस से, उनका काम कैसे होगा। ये ठीक है, मैं ये मानती हूँ, ये 100% सच है, और मैं हमेशा लिखने में भी और पढ़ने में भी, बातों में भी, हर जगह ही कहती हूँ कि स्त्री घर का की धुरी है। अगर एक स्त्री समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना जानती है, तो वह एक स्वस्थ परिवार को जन्म देती है। अगर परिवार स्वस्थ है, परिवार सभ्य है, सुसंस्कृत है, तो एक परिवार से समाज बनता है, माँ से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है। तो एक स्त्री का पढ़ा लिखा होना, सुसंस्कृत होना, समझदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस समझदारी को आप अपने अपनी को मतलब अपनी खुशियों के कीमत पर क्यों, हम अपनी खुशियों के लिए, अपने नाम के लिए, अपने शौक को कुर्बान क्यों करें। हम दोनों कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं स्मिता जी का ही उदाहरण देना चाहूँगी। जो लोग जज्बात के बहुत सागर से जुड़े हैं वो देख रहे होंगे, हर हफ्ते, हर दिन कितना समय वो दे रही हैं, क्यों, कैसे दे रही हैं, क्या इसके पीछे उन्हें बहुत मेहनत तो करनी पड़ रही होगी, बट वो अपने घर परिवार को भी साथ लेकर चल रही हैं। तो हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, मैं खुद भी, मैं अपने किसी भी शौक को मैंने छोड़ा नहीं है। एक समय था, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम मजबूर होते हैं, क्योंकि उस समय बच्चों को छोड़कर कुछ भी कर पाना असंभव होता है। उस समय बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने जीवन के कुछ साल बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं ना कि ज़िंदगी की शुरुआत 40 के बाद होती है, क्योंकि जब हम 40 की उम्र तक पहुंचते हैं तब तक हमारी अधिकांश जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती हैं। हमारे बच्चे इस लायक हो चुके होते हैं कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई, एक हायर स्टडीज़ में वो होते हैं, अपनी पढ़ाई भी खुद करते रहते हैं। वो आपको क्या है, एक गाइडेंस उन्हें देने की बस ज़रूरत होती है। तो जब हम शुरुआत में, मैं इस चीज़ का मैंने कभी फेवर नहीं किया और ना करूँगी कि हम अपने घर परिवार को इग्नोर करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर हम अपने घर परिवार को पूरा अपना एक क्वालिटी टाइम दे करके, परिवार को एक स्टैंड दे के, एक संतुलित रास्ते पर पहुंचाकर, उसके बाद अगर हम अपने शौक को पूरा करें, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ करें, तो ये किसी और से गलत नहीं है। हमें अपने शौक को पूरा करने का पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए। मैं आज एक बात और करना चाहूँगी। अभी जो समय है, हर परिवार में एक या दो बच्चे, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बड़े परिवार हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बच्चे भी बाहर नहीं जाते थे, नौकरी भी वही है, या उनका बिजनेस है, या खेती बाड़ी है, कुछ ऐसा ही चला करता था। या चलो नौकरी करने भी बाहर जा रहे हैं तो 8-10 बच्चे हैं भाई, चाचा के, ताऊ के, सब मिला के बड़ा परिवार है। 2-4 बाहर चले गए, 2-4 घर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी के ऊपर, सभी खुश होते थे, मस्त होते थे। अब ये न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, हर घर में एक या दो बच्चा। बच्चे आजकल 12th पास करते ही बाहर चले जाते हैं। बच्चे बाहर चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, घर में बच जाती है अकेली औरत। अब वो औरत अगर कुछ भी नहीं करती है, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती है, अपना कोई शौक नहीं पूरा करती है, या उसने कोई शौक पाल ही नहीं रखा है, तो वो क्या करती है दिन भर घंटे 2 घंटे का काम सुबह का करके आप, उसके बाद दिन भर खाली बैठना, और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली बैठे होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो हमारे दिमाग में
बहुत सी ऐसी बातें आती रहती हैं जो हमें हमारे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक शौक, किसी भी तरह का शौक हर एक इंसान के अंदर, हर स्त्री को रखना चाहिए, और जिसको पूरा करने के लिए वो अपना जो भी उसके पास खाली समय है, अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जो वक्त उसके पास बचता है, उस वक्त में उसे अपना वो शौक जरूर पूरा करना चाहिए। और हर औरत को, हर स्त्री को अपने बारे में सोचने का हक है। और आज तो घर के पुरुष भी बहुत अच्छी तरह से औरतों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। उनका सहयोग लेकर के, सहयोग तब देंगे ना जब आप सहयोग मांगेंगी। अगर आप मांगेंगे ही नहीं तो कोई कैसे देगा। तो आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करिए, अपना कदम बढ़ाइए, फिर पीछे से आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी कुछ करके। तो ये सारिका जी ने सही लिखा था कि स्त्री मन को अब बदलना होगा, उन्हें अपना भी सोचना होगा। मनीष जी ने लिखा है अब शायद ये मानसिकता खत्म हो गई है। हाँ जी, बात सही कही आपने, मानसिकता खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी एक वर्ग है, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जहाँ पे ये मानसिकता अभी भी बरकरार है। क्योंकि इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इस कन्या को जन्म ही नहीं देना चाहते हैं लोग। तो जहाँ जन्म ही नहीं देना चाहते हैं, वहाँ पर जन्म होने के बाद भेदभाव कैसे नहीं होता होगा, यह अभी नहीं माना जा सकता है। भेदभाव होता है, अभी भी होता है, लेकिन हाँ, इसमें सुधार भी हुआ है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती है। अनुजा जी ने लिखा है बेटा और बेटी का भेद पढ़े लिखे माँ बाप भी करते हैं, आपकी ये कहानी उन माता पिता के लिए सीख है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कहानी अनायास नहीं लिखी जाती है, अनायास नहीं बनती है। कहानियाँ हमारे आसपास ही बिखरी होती हैं, उसी में से एक उठा करके उसमें उसको कुछ शब्दों से सजा कर कहानी का रूप दिया जाता है। तो ये घी चुपड़ी रोटी भी कहीं से उठी ही है, ऐसे नहीं आई है। तो कहीं कुछ दिखा, कहीं कुछ सुना, कहीं कुछ मिला, उसको ही शब्दों का रूप दिया है मैंने। तो ये सच है कि पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना दोनों में बहुत फ़र्क है। सिर्फ अक्षर ज्ञान हो जाने से ही कोई शिक्षित नहीं होता है। शिक्षित होना हमारा संस्कार होता है। अगर हम अपने संस्कारों से, अपने सोच से शिक्षित हैं, तो ही हम अपने आप को पढ़ा लिखा कह सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ वो अक्षर ज्ञान ही है कि हमने किताबों में जो लिखा वो पढ़ लिया, वो शिक्षित नहीं कहती हूँ मैं ऐसे लोगों को। शिक्षित होने के लिए हमारे संस्कार और हमारी सोच दोनों उच्च कोटि का होना बहुत जरूरी है। गुंजन जी ने लिखा है बात बेटी और बेटे की नहीं है, हर नारी को या हर एक इंसान को अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तभी वो पूरी होगी। अगर हम अंदर रखे रहेंगे तो सामने वाले को समझ में ही क्या आएगा कि हमारी कौन सी इच्छा है। कई बार स्त्री पुरुष बच्चे, कोई भी बच्चे भी कई बार अपनी बहुत सी इच्छाओं को कहते ही नहीं है, ये सोच के कि मम्मी पापा पूरी नहीं करेंगे। और उन्हें लगता होगा कि मम्मी पापा को पता होगा कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन हमें क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी तरह से स्त्री हो या पुरुष, किसी को नहीं मालूम कि सामने वाला उसे समझ रहा है। तो हमें जब तक अपनी इच्छा बताएंगे नहीं, सामने वाला नहीं समझेगा। एक बार कह के अपनी इच्छा को व्यक्त तो करना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ ना दोनों सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। ना सुनने के बाद अपने फेवर में सामने वाले को कन्विंस करने का हक भी है हमारे पास। और अगर हम अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो बात पूरी भी होगी। सुधा रंजन जी बिलियन सही लिखती हैं, ग्रेट लिखती हैं। गुंजन जी लिखते हैं आवाज़ बहुत कम है। ओ माय गॉड, ये इस बार भी ऐसे ही हो गया। सौरभी मनीष श्रीवास्तव नाइस दी बात बेटी और अंशु रिप्लाइड टू गुंजन बात बेटी और बेटे की नहीं है, हर नारी को या हर एक इंसान को। अंशु जी लिखती हैं बिल्कुल सही कहा आपने गुंजन जी, नारी को सबकी इच्छाओं को पूरा करने के साथ खुद की भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। जब हम खुद खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। अगर हम अपनी इच्छाओं को दबाए रखेंगे, अंदर से ना खुश रहेंगे, तो हम दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे।
तो दूसरों को खुश रखने के लिए सबसे पहले खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इस पिताजी लिखती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी खुशियों का ख्याल भी रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमें और असली खुशी तभी है जब हमने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी की और अपनी इच्छाएं भी पूरी की। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी इच्छाओं अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने निकल जाते हैं तो वहाँ भी मन अधूरा रहता है। मन भी अधूरा रहता है, परिवार भी अधूरा और नाखुश रहता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना भी चाहिए। एक तरफ आप जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाइए और अपनी खुशियों के लिए रास्ते नए नए बनाते रहिए। नमिता जी ने लिखा है, जमीनी सच्चाई को दर्शाती हुई तुम्हारी ये कहानी घी चुपड़ी रोटी दिल को छू गई। जी बहुत बहुत थैंक यू आपको। तनुजा कुमारी जी हैं, उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही, हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। मुझे लगता है मेरी इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि स्त्रियों को अपने लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जो हमारे ज़्यादातर इसमें जो दर्शक और श्रोता हैं वो हमारी एज ग्रुप के ही होंगे। तो हम उस जनरेशन हैं जब इतनी जागरूकता नहीं थी स्त्रियों के लिए। आज की लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर भेजा जा रहा है, हॉस्टल में भेजा जा रहा है, पीजी में रह के पढ़ती हैं, जॉब करती हैं। पर हमारा समय ऐसा नहीं था। उस समय हमारा टारगेट बस फिक्स था कि आपको इतनी इतनी पढ़ाई करनी है, कर लिया, उसके बाद अच्छा सा लड़का देखा, शादी हो गई बस। और उसके बाद घर गृहस्थी संभालो, ससुराल वालों को खुश रखो, पति को खुश रखो, इतना तक ही बचपन से सिखाया जाता था। लेकिन अब आज जैसे जैसे समय बदल रहा है तो हमारे एज ग्रुप की भी जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है कि हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। खुशियों की तलाश हम हमेशा दूसरों में ही क्यों करें, हमारे अंदर भी जो खुशियाँ छुपी हैं उनको भी तो हमें बाहर लाना है। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कौन सा समय चला गया है, अभी बहुत समय है। तो अभी भी हम जिसके पास जो कौशल है, जो गुण है, जो इच्छा है, उसको पूरी करने में अभी भी देर मत करिए। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो देर नहीं मानी जाती है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण छुपा है, कोई ना कोई इच्छा दबी बैठी है, उसको बाहर लाइए, उसका उपयोग करिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करिए। प्रदीप सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है, नाइस दी। अंशु जी ने मनीष जी को रिप्लाई करते हुए लिखा है, अब शायद ये मानसिकता खत्म हो गई है। इसका रिप्लाई, मनीष जी आप भी सही कह रहे हैं। ज्योति मोहन जी ने नाइस लिखा है। अंजना सहाय जी ने लिखा है, बदलते वक्त की मांग है कि बेटा बेटी एक समान हो। जी बिल्कुल सही है, बेटा बेटी को जब हम एक जैसी परवरिश देंगे तभी समाज में जो ये असमानता फैली हुई है हर तरीके की, वो ख़त्म होगी। और हम जहाँ बात करते हैं कि बेटियों को हक दीजिए, बेटियों को बराबर का दर्जा दीजिए, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करिए, वहीं पे दूसरी बात तुरंत आती है कि बेटों को हक तो मिला है, लेकिन बेटों को अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत है तो वह है संस्कार। हम बेटों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है, समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं वो सभी लोग देख रहे हैं। तो बेटियों को तो हक दे की लड़ाई है, लेकिन बेटों के साथ संस्कार की लड़ाई है। बेटों को आप संस्कार देना, उन्हें बेटियों को अपनी बहन की नज़र से देखना, उन्हें सम्मान देना। जो बेटियां हैं उन्हें बेटे सम्मान दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हर एक अपने बेटों को समझाना, सिखाना, बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक स्वस्थ समाज विकसित होगा। सौरभी लिखती है, अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए ताकि बात अच्छी है या नहीं तभी पता चल पाता है, और हम खुद खुश होंगे तभी दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, हम अपनी खुशी के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, और जब हम खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
सुनीता जी लिखती हैं, शायद इस कहानी को सुनकर बेटी के बीच भेद करने वाले लोगों को कुछ सीख मिल जाए और वह लोग परिवार की आत्मबल। अच्छा, आपका ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि बेटियां आत्मबल होती हैं, परिवार की शक्ति होती हैं। वो जब तक बेटी बन के मायके में रहती है, मायके का की शोभा भी होती है, शक्ति भी होती है। फिर बहू बन कर के ससुराल में जाती हैं, वहाँ की शोभा भी होती है, इज्जत भी होती है और शक्ति भी होती है। धीरे धीरे पूरा घर संभालती हैं। फिर माँ के रूप में हो या जिस रूप में भी आती हैं, शक्ति तो है। अब वह शक्ति स्त्री सकारात्मक रूप में भी प्रयोग करती है और नकारात्मक रूप में भी। दोनों ही रूप में उसके पास असीम शक्ति है। यह स्त्री पे ही डिपेंड करता है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग किस रूप में करती है। जहाँ सकारात्मक रूप में प्रयोग होता है, वहाँ स्वर्ग का निर्माण होता है। जहाँ नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है, वहाँ पर बहुत ही परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ता है। तो सोच सकारात्मक हो, एक सही दिशा में चलती हुई सोच हो, तो फिर नारी शक्ति का कहीं कोई अंत नहीं है। बस बातें बहुत सारी हो गई और मैं कार्यक्रम को ख़त्म करूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात और मज़ेदार बात बताऊंगी मैं आज आप लोगों को। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि बस अब से कुछ ही घंटे बाद, मुझे लगता है 6 बजने वाले हैं, मतलब 5:45 हो रहा है, तो बस 8 बजे ये जज्बात के बहुत सागर के पटल पे आज स्मिता जी एक तो बहुत एडवेंचरस सा कुछ लेकर आने वाली हैं। अब आप सोचेंगे इस पे क्या एडवेंचरस सा क्या लेके आएंगी, तो खास बात यह है कि आज स्मिता जी जो इनका कार्यक्रम है बात मुलाकात 8 बजे आता है, हर शुक्रवार को 8 बजे। उसके अंतर्गत सवाल पूछेंगे उससे जो दूसरों से हमेशा सवाल पूछा करता है, और आज उसे समझ में आएगा कि सवाल पूछना कितना कैसा लगता है जब हम दूसरों से सवाल पे सवाल पूछा करते हैं। तो आज 8 बजे आप सब जरूर एक बार फिर से शामिल होइएगा इस कार्यक्रम में। जज्बात के भवसागर पे 8 बजे लाइव होएगा, क्योंकि आज बात मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे आ रही हैं रेडियो जॉकी प्रीति त्रिपाठी जी। तो स्मिता जी की बात आज होगी रेडियो जॉकी प्रीति त्रिपाठी जी से रात 8 बजे जज्बात के भवसागर पर ही। और निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है बहुत ही मजेदार कार्यक्रम होगा। 2 महारथी आमने सामने बैठेंगे और सवाल पे सवाल दोनों ही सवाल पूछेंगे। देखती हूँ कि जवाब कौन कौन देता है या दोनों सवाल ही पूछते हैं। तो ये देखने के लिए तो भाई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा मज़ेदार होगा ये कार्यक्रम जब ये दोनों सामने बैठेंगे और सवालों पे सवाल। तो बस रेडियो जॉकी प्रीति त्रिपाठी जी से मिलने के लिए स्मिता जी के साथ आज 8 बजे एक बार आप फिर सब आइएगा ज़रूर से जज्बात के भवसागर के इस पटल पे, और हम फिर से इस कार्यक्रम का मज़ा लेंगे और बिल्कुल एंजॉय करेंगे इस कार्यक्रम को फिर से। तो अगले शुक्रवार को फिर से 5 बजे आप सबका इंतज़ार करूंगी अपनी एक नई कहानी लेकर। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी अगली कहानी संवेदनशीलता से हटकर थोड़ा कुछ चटपटापन और कुछ मज़ेदार सा हो, कुछ ऐसी कहानी ढूंढूंगी मैं अपनी अगली कहानी, और आप सबका बहुत बहुत इंतज़ार करूंगी। एक बार सब फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आग्रह करूंगी कि मेरे हर कार्यक्रम में आप थोड़ा सा समय ज़रूर बचा कर रखा करिए अपना प्रोत्साहन देने के लिए। आप सबका आना अच्छा लगता है, सबके सामने कहानी पढ़ने का मज़ा ही दूसरा होता है, इसलिए प्लीज़ समय बचा कर रखिएगा और ज़रूर मिलिएगा अगले शुक्रवार को 5 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।